कहाँ, कब और कैसे? बिहार दिवस के अवसर पर राखी और आयुष पटना के गांधी मैदान में आए। मैदान में मेला जैसा माहौल था। पंडालों में अलग अलग गतिविधियां चल रही थी। घूमते घूमते हुए लोग एक पंडाल में पहुंचता है जहां क्विज प्रतियोगिता चल रही थी। एक प्रश्न था, पटना का प्राचीन नाम क्या है? तो पटना का प्राचीन नाम हम देखें, कुसुम नगर भी पटना का, आलिमापुर पटना का प्राचीन नाम था। फिर हम पाटलिपुत्र, पटना का प्राचीन नाम था। हम ये देखते हैं कि राखी तेजी से मंच की ओर बढ़ती है और माइक अपने हाथ में लिया और जोर से बोली, पाटलिपुत्र। तो हम पाटलिपुत्र के बारे में जानते हैं। तो आपने जाना होगा कि पाटलिपुत्र नाम अजातशत्रु के नाम सुने होंगे, जो एक शासक थे, प्राचीन शासक थे। हमें उनकी एक पाटली ग्राम नामक छावनी के स्थापित किया गया और उनका पुत्र जो उदयन थे, जो पाटलिपुत्र को राजधानी बनाते हैं। मुगल काल में हम देखें तो मुगल काल में आलिमापुर पाटलिपुत्र का प्राचीन नाम था। फिर कुसुम नगर, जैसे कि मौर्योत्तर काल में कुसुम नगर के नाम से भी जाना गया। ये सब बातें आप याद रखिएगा। तालियों की आवाज के साथ राखी को पुरस्कार मिला। राखी का छोटा भाई आयुष सोचने लगा कि कोई स्थानीय नाम समय के साथ कहाँ, कब और कैसे परिवर्तित हो जाता है। आपने कक्षा 6 में पढ़ा होगा हर्षवर्धन के काल के बारे में। आपने पढ़ा होगा हर्षवर्धन के बारे में। तो हम देखते हैं कि हर्षवर्धन का काल के बारे में आप लोग पढ़े होंगे। तो पाटलिपुत्र उदयन विद्या के प्रमुख केंद्र थे, जो सब चंद्रगुप्त द्वितीय का राजकवि था। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में पाटलिपुत्र उज्जैनीय विद्या के प्रमुख केंद्र थे, प्रमुख केंद्र था। फिर हम देखते हैं कि जैसे हर्षवर्धन के शासनकाल तक पढ़ा था आपने, तो हर्षवर्धन था। हर्षवर्धन के शासनकाल के बारे में हम जानते हैं। तो राज्य वर्धन के मृत्यु के बाद 606 ईस्वी में 16 वर्ष की अवस्था में हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर बैठते हैं। कहाँ? थानेश्वर के गद्दी पर बैठते हैं। हर्ष को शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है। इस उपाधि, परम भट्टारिका की उपाधि, नरेश की उपाधि धारण के हर्ष ने शशांक को पराजित कर कनौज पर अपना अधिकार कर लिया तथा उसे पिछले वाले हर्षवर्धन के बारे में हम बता रहे हैं। तो हर्षवर्धन के शासनकाल तक आपने पढ़ा था। तो हर्षवर्धन के कुछ चर्चा कर लेते हैं। तो हर्ष और फुलकेशिन द्वितीय के बीच नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ, जिसमें हर्षवर्धन की पराजय हुआ था। चीनी यात्री हेनसंग हर्षवर्धन के शासनकाल में ही आए थे। हेनसंग को हम यात्रियों का राजकुमार, नीतियों का पंडित, वर्तमान शाक्यमुनि कहते हैं। वह नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए आए थे और वह पढ़ाने लगे। बौद्ध ग्रंथ संग्रह करने के उद्देश्य से हेनसंग भारत आए थे। हर्ष 641 ईस्वी में अपने दूत चीन भेजे तथा 643 ईस्वी में हर्षवर्धन ने
एवं 645 ईस्वी में 2 चीनी दूत उसके दरबार में आए हर्षवर्धन के काल में। हर्ष ने कश्मीर के शासक से युद्ध के दंत अवशेष बलपूर्वक प्राप्त किए थे। हर्ष के पूर्वज भगवान शिव और सूर्य के उपासक थे। परम में हर्ष भी अपने कुल देवता शिव का परम भक्त था। चीनी यात्री हेनसांग से मिलने के बाद उसने बौद्ध धर्म महायान शाखा के राज्य श्रेय प्रदान किया तथा वह पूर्ण बौद्ध बन गए थे। हर्षवर्धन के समय में नालंदा महाविहार महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रधान केंद्र था। हर्षवर्धन के समय में प्रयाग में प्रति 5वें वर्ष में एक समारोह योजित किया जाता जिसे महामौज परिषद कहा जाता था। हेनसांग स्वयं छठे समारोह में सम्मिलित हुआ। वानभट्ट था जो हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। उन्होंने हर्षचरित एवं कादम्बरी की रचना की। वानभट्ट के गुरु बच्चू थे। प्रियदर्शिका, रत्नावली तथा नाग दर्शन नामक 3 संस्कृत नाटक ग्रंथों की रचना खुद हर्षवर्धन ने किया था। फिर हम देख लेते हैं कि कहा जाता है कि धावक नामक कवि ने हर्ष से पुरस्कार लेकर उसके नाम से ये तीनों नाटक लिखवाए थे। फिर हम देखते हैं कि प्रियदर्शिका, रत्नावली ये सब किसका रचना है, तो हम कहेंगे कि हर्षवर्धन का। किसका? हर्ष का, हर्षवर्धन का। हर्ष को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा गया, लेकिन वह न तो कट्टर हिंदू था और न ही सारे देश का शासक ही। हर्ष के अधीनस्थ शासक महाराज अथवा महासमंत कहे जाते थे। हर्ष के मंत्री परिषद के मंत्री को सचिव अमात्य कहा जाता था। प्रशासन की सुविधा के लिए हर्ष का साम्राज्य कई प्रांतों में विभाजित था। प्रांत को भुक्ति कहा जाता था। प्रत्येक भुक्ति का शासक राज्य, स्थानीय, उपारिक अथवा राष्ट्रीय कहलाता था। फिर हम देखते हैं कि अभी इस कक्षा में हर्षवर्धन के शासन काल बाद के समय को समझने का प्रयास करेंगे। आपने देखा कि हर्ष के पहले के भारत और आज के भारत में कौन से परिवर्तन आए। समय के साथ हमारे समाज में अनेक परिवर्तन होते रहते हैं। ये परिवर्तन कभी शब्दों के अर्थ में, तो कभी स्थानों के नाम, कभी भौगोलिक सीमा, जीवन शैली के सौंदर्य में होते रहते हैं। समय के साथ व्यक्तियों के खान पान, वेशभूषा, पहनावा, रीति रिवाज इत्यादि में परिवर्तन होते रहते हैं। आपने अपने ही देश के किसी दूसरे राज्य में जाएंगे तो वहाँ के संस्कृति में भी परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। वहाँ के खान पान में आपको परिवर्तन मिलेगा, पहनावा में परिवर्तन मिलेगा, आपको धर्म में भी परिवर्तन देखने को मिल जाएगा। आपने भी उसके साथ कुछ दिनों तक रहने का मौका मिलेगा तो संभव है कि आपकी जीवन शैली में कुछ बदलाव मिल सकता है, परिवर्तन देखने को मिल सकता है। मोटे तौर पर 750 से 1750 ईस्वी के तक लगभग 1000 में होने वाले परिवर्तन को समझने का हम प्रयास करते हैं। यहाँ पर आज हम अपने देश के लिए हिंदुस्तान नाम का प्रयोग भारत और इंडिया परिभाषा के रूप में करते हैं। क्या आप जानते हैं कि यह नाम 13वीं सदी में तुर्क सत्ता की स्थापना के बाद उस समय हिंदुस्तान के भौगोलिक सीमा उन क्षेत्र पर आधारित थे जो तुर्क सत्ता के अधीन थे। लगभग 3 शताब्दी बाद मुगल वंश के संस्थापक बाबर। अब पूछेगा हमसे कि मुगल वंश के संस्थापक कौन थे, तो कहेंगे कि बाबर थे। तो मुगल वंश के संस्थापक कौन थे, तो बाबर थे। मुगल वंश के संस्थापक कौन थे, तो बाबर था। मुगल वंश के संस्थापक कौन था, तो हम कहेंगे कि बाबर था। कौन थे? बाबर थे। फिर हम आगे पढ़ेंगे कि मुगल वंश ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग अपने उपमहाद्वीप के लिए किया। इस क्षेत्र में मुगल सत्ता का सर्वाधिक विस्तार 17वीं शताब्दी
अंतिम वर्ष में बाबर के वंशज औरंगजेब के शासनकाल में हुआ था। किसके शासनकाल में हुआ था? औरंगजेब के शासनकाल में हुआ था। फिर हम मुगल वंश के बारे में जानते हैं। तो बाबर, मुगल वंश के संस्थापक कौन थे? बाबर थे। बाबर ने 4 युद्ध लड़े। पहला पानीपत का युद्ध 21 अप्रैल 1526 को इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ, जिसमें बाबर विजय हुए थे। मुगल वंश के संस्थापक कौन थे? बाबर, जो हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले संपूर्ण उपमहाद्वीप के लिए किए थे। फिर हम देखेंगे कि बाबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध कौन था। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को फिर इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था। बाबर इसमें विजय हुआ। खनवा का युद्ध 17 मार्च 1527 को राणा सांगा एवं बाबर के बीच हुआ था। बाबर विजय हुए। चंदेरी का युद्ध 29 जून 1528 को मेदिनी राय एवं बाबर का युद्ध हुआ, जिसमें बाबर विजय हुए। फिर घगरा का युद्ध, जिसमें 6 मई 1529 को अफगान एवं अकबर के बीच हुआ, इसमें भी अपना बाबर का शासनकाल। तो हम बाबर का शासनकाल देखें तो 1526 से 1530 ईस्वी तक रहा। इस क्षेत्र में मुगल सत्ता का सर्वाधिक विस्तार 17वीं सदी में हुआ। जैसे कि हम 17वीं सदी के बारे में जानते हैं, तो 17वीं सदी में अंतिम बाबर के वंशज औरंगजेब के समय हुआ। औरंगजेब का शासनकाल 1658 से 1707 तक रहा। जो इनका औरंगजेब का मृत्यु 1707 ईस्वी में, औरंगजेब का जन्म 24 अक्टूबर 1618 ईस्वी को दोह गुजरात नामक स्थान पर हुआ। औरंगजेब का बचपन का अधिकांश समय नूरजहां के साथ बीता और 18 मई 1637 को फारस के राजघराने को दिलहाश बानो बेगम के साथ औरंगजेब का निगाह हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि आगरा का कब्जा कर जल्दबाजी में औरंगजेब ने अपना राज्य अभिषेक अब्दुल मुजीब मोहम्मद औरंगजेब बहादुर आलमगीर बादशाह गाजी की उपाधि से 31 जुलाई 1658 ईस्वी को करवाया। देवराय के युद्ध में सफल होने के बाद 15 मई 1659 को औरंगजेब ने दिल्ली में प्रवेश किया और शाहजहां के शानदार महल में 5 जून 1659 को दूसरी बार राज्याभिषेक किया। औरंगजेब के गुरु कौन थे? मीर मोहम्मद हाकिम। औरंगजेब सुन्नी धर्म को मानना था। उसे जिंदा पीर कहा जाता था। जय सिंह एवं शिवाजी के बीच पुरंदर की संधि 22 जून 1665 को संपन्न हुआ था। औरंगजेब ने बीबी का मकबरा का निर्माण 1769 औरंगजेब के महाराष्ट्र में औरंगजेब के समय हुए जाट विद्रोह का नेतृत्व गोखला एवं राजा राम ने किया था। फिर हम इसी प्रकार हमारा राज्य बिहार के नाम से जाना जाता है। इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग 13वीं सदी के इतिहासकार मिन्हाज ए सिराज ने किया। बौद्ध बिहारों की इस भूमि का अर्ज बिहार का नाम दिया। मुगल काल में अकबर ने इस प्रांत के रूप में बिहार को स्थापित करता है। फिर हम देखते हैं मध्यकालीन भारत का आर्थिक जीवन मुख्यतः कृषि पर आधारित था। कृषि के साथ साथ छोटे स्तर पर भी अन्य आर्थिक गतिविधियों के संकेत मिले। इनसे व्यंजन व्यापार और शहरी जीवन की रफ्तार धीरे धीरे बढ़ने लगी। इसमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी का प्रगति विकास की भूमिका महत्वपूर्ण थी। उत्पादन के क्षेत्र में टेक्निक परिवर्तनों के कारण पशु नगरों की विकास में उनकी संख्या में वृद्धि हो रही थी। लोगों के रहन सहन और विचारधारा में परिवर्तन के कारण भारत के साथ साथ पूरी दुनिया का प्रौद्योगिकी में बदलाव हो रहा था।
आइए हम इन विभिन्न क्षेत्र की प्रौद्योगिकी में हुए परिवर्तन पर एक नज़र डालें। जैसा कि आप जानते हैं कि प्राचीन समय से ही खेती लोगों की आय का प्रमुख स्रोत रहा। पहले खेती को कोड़ाई के लिए कुदाली या फावड़ा का इस्तेमाल होता था, बाद में हल का इस्तेमाल होने लगा। फिर खेतों की सिंचाई हेतु जल प्राप्त करने के कई साधन हो गए। वर्षा के जल को भी तालाब और कुंडों में इकट्ठा कर सिंचाई की जाती थी। अब हम तालाब कुंड के बारे में जानते हैं। तो आपने रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख पढ़ा था, जो मौर्योत्तर काल में हुआ था। जो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख जो मौर्योत्तर काल से स्टार्ट होता है, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में आपने नाम सुना। उन्हें मरम्मत का कार्य सौंपा गया। पुष्प गुप्त वैश्य के कार्य सौंपे गए। और सिंचाई सबसे पुराना कहेगा कि सिंचाई के मामले में अभिलेख है, तो जूनागढ़ अभिलेख के बारे में जानेंगे। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, जैसे कि इकट्ठा कर सिंचाई की जाती थी। कुआं से भी सिंचाई होता था। कुआं से पानी के बाहर निकलने के लिए कई टेक्निक यंत्र प्रचलित थे। आज हम देख रहे हैं राहट यंत्र के बारे में आपने नाम सुना होगा। तो राहट, जैसे कि हम आज गांव घर में देखते हैं कि कुआं विलुप्त के कगार पर है, लेकिन जब हम तालाब, पहले के ज़माने में तालाब थे जिससे जल को संग्रह किया जाता था। कौन सा जल को संग्रह किया जाता, तो आप लोग जानते होंगे कि जो बरसात वाले पानी थे उन्हें संग्रह किया जाता। तो ऐसे ही आप लोग कृत्रिम झील के बारे में भी, जैसे जूनागढ़ अभिलेख एक कृत्रिम झील के बारे में बताया गया है। इसमें भी पानी को संग्रह करने के लिए, कुएं से पानी को बाहर के निकालने के लिए कई टेक्निक यंत्र जैसे प्रचलित थे। पहले पानी को बाहर निकालने के लिए अरखट या गट्टी यंत्र का इस्तेमाल प्राचीन समय से ही होता है। बाद में राहट का इस्तेमाल होने लगा, जो पानी को गहराई से निकालकर पाना संभव बनाती है। वहीं दांतेदार पहिए इसे पशु शक्ति के उपयोग और जंजीर की गति को ठीक तरह से नियंत्रित करने में सक्षम बनाते हैं। आज भी कई गांवों में हम कहीं कहीं सिंचाई के लिए राहट का प्रयोग आप आसानी से देख सकते हैं। प्राचीन भारत में वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में धागों की कताई के लिए केवल हाथ से चलने वाले पहिए और टगली का प्रयोग होता था। बाद में 13वीं सदी के आसपास इस क्षेत्र में चरखे का प्रयोग होने लगा। दुनिया की कमान भी संभव इसी समय भारत में आई। जहाँ टकली से सूत काटने में बहुत समय लगता था, वहीं चरखे से सूत काटने की गति काफी बढ़ गई। जैसे जैसे चरखे और धुनके का प्रचार होता गया, सूती कपड़े की गुणवत्ता एवं उत्पादन में वृद्धि हुई। अब जैसे पहले वाला हम शब्द, जैसे पहले था जो मुगल कालीन व्यवस्था था, औरंगजेब का शासनकाल देखते हैं 1658 से 1707, जिसमें हम औरंगजेब ने 2 बार राज अभिषेक करवाया। अब हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले बाबर ने किया। कौन से क्षेत्र के लिए? उपमहाद्वीप क्षेत्र के लिए, जो मुगल वंश के कब्जे में थे। उस क्षेत्र के लिए वे थे जो हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किए। लेकिन हम देखते हैं बिहार शब्द मिन्हाज ए सिराज के नाम आपने सुना होगा, जो बिहार शब्द का प्रयोग किए। और बौद्ध धर्म ने बिहार ए अर्ज का नाम दिया। और आपने सुना होगा अकबर, तो अकबर थे जो प्रांत के रूप में बिहार को स्थापित किए। इतना आप याद रखिएगा। जैसा कि आपने कक्षा 6 में पढ़ा था कि लेखन के क्षेत्र में हमारे देश के लोग ताड़ के पत्ते का अधिकतर प्रयोग करते थे, परंतु मध्य युग में तुर्कों के आगमन के साथ लेखन कला में कागज का व्यापक उपयोग होने लगा।
सबसे पहले कागज 1000 ईस्वी पूर्व में के आसपास चीन में बनाया गया था। अपने देश में कागज का प्रयोग 13वीं सदी के आसपास हुआ। इससे ज्ञान और शिक्षा के प्रसार में काफी वृद्धि हुई। व्यापारिक लेन देन में भी काफी सुविधा होता है। उस काल की रचना आज भी पांडुलिपियों के रूप में सुरक्षित है। जैसे पांडुलिपियों को सुरक्षित कैसे किया जाता होगा, ये आप सोच सकते हैं क्या? जैसे पुस्तकालय में अभी भी सुरक्षित है। फिर हम विद्यालय में भी सुरक्षित रखा, जैसे पटना खुदा वैक्सीन लाइब्रेरी के बारे में हम जानते हैं, तो उसमें भी सुरक्षित कुछ पांडुलिपियां सुरक्षित रखी गई है। 13वीं सदी के आसपास विज्ञान के क्षेत्र में समुद्री जहाज पर चमकीय कुतुबनामा का प्रयोग हुआ। इस नवीन आविष्कार का समुद्री व्यापार पर अच्छा प्रभाव पड़ा और समुद्र में यात्रा करने में सुविधा हो जाता है। दूसरा प्रमुख आविष्कार क्या था? उस समय सूचक उपकरणों का प्रयोग हुआ। 14वीं सदी में सुल्तान फिरोज शाह ने फिरोजाबाद दिल्ली में एक मीनार पर अनेक नक्षत्र घड़ी एवं एक धूप घड़ी और एक जल घड़ी भी लगवाई, जिससे समय की सही सूचना दी जा सके। युद्ध के क्षेत्र में घोड़सवार सैनिकों की सुविधा के लिए 2 महत्वपूर्ण आविष्कार इस समय हुआ 13वीं सदी में। पहला आविष्कार था लोहे की रकाब, जिसने सैनिकों को घोड़ों पर जमकर बैठने में सुविधा प्राप्त हुई। इसके उपयोग से युद्ध क्षेत्र में आक्रमण का तरीका और अधिक कारगर हो गया। दूसरा आविष्कार था लोहे का नाल, जो घोड़े के खुर में लगाई जाती थी। नाल लगाने के 2 लाभ होते थे। पहला तो इससे नरम जमीन पर घोड़े के पैर को अच्छी पकड़ प्राप्त होती थी। दूसरा, खुरदरे कठोर धरातल पर खुर सुरक्षित रहते थे। भारत में इन दोनों आविष्कारों का प्रचलन 9वीं शताब्दी के बाद से हुआ, जिसके फलस्वरूप युद्ध नीति में काफी परिवर्तन हुए, परंतु इसका व्यापक प्रभाव तुर्कों के आगमन के ही बाद प्रारंभ हुआ। नई प्रौद्योगिकी एवं विचार जैसे जैसे हम देखते जाते हैं कि नई प्रौद्योगिकी एवं विचार धाराओं में भारत से आए लोगों का भी बहुत बड़ा योगदान रहा। जैसे प्राचीन समय से इस उपमहाद्वीप के लोग व्यापार करने दूसरे देश में जाते होंगे, ठीक इसी प्रकार इन देशों से भी लोग व्यापार करने भारत आते होंगे। ऐसे ही एक व्यापारी समूह जिस अरब प्रायद्वीपीय से भारत के पश्चिमी तट से होकर भारत आया होगा। अब हम देखते हैं कि धीरे धीरे ऐसे ऐसे परिवर्तन होने लगे। इनमें कुछ व्यापारियों ने यहाँ रहना आरंभ किया होगा। अरब लोगों ने 8वीं सदी में सिंध पर अपना शासन भी स्थापित कर लिया था। इन्हीं अरबों के साथ भारत में एक नए धर्म इस्लाम धर्म का आगमन होता है। फिर हम देखेंगे कि इस्लाम धर्म में लोग यह मानते थे कि एक ही ईश्वर है, अल्लाह है। हजरत मोहम्मद अल्लाह का पैगाम यानी संदेश लाने वाले पैगंबर हैं। फिर हम देखेंगे कि इस्लाम धर्म के अनुयायी मुसलमान कहलाते हैं। मुसलमान था उस समय कुरान शरीफ को अपना धर्म ग्रंथ और पथ प्रदर्शक मानते थे। अरब लोग अपने साथ यहाँ के रीति रिवाज, पहनावा, पकवान लेकर भी भारत आए। इनके प्रमुख पकवानों में पुलाव था, बिरयानी था, खुरमा था, फिरनी था इत्यादि प्रमुख थे। फिर हम इसके बारे में हम जानेंगे कालांतर में ऐसी नए प्रभाव तुर्क, अफगान और मुगल भारत में लेकर भारत आए। तो ये सब बातें फिर हम देखेंगे, आगे देखेंगे कि नई प्रौद्योगिकी एवं विचारधाराओं में आपने पहले पढ़ा भारत के बाहर से आए लोगों का भी बहुत बड़ा योगदान रहा। जैसा कि आप जानते हैं कि प्राचीन समय से ही इस उपमहाद्वीप के लोग व्यापार करने दूसरे देश में जाते थे। ठीक इसी प्रकार इन देशों से भी लोग व्यापार करने भारत आए थे। ऐसे ही एक व्यापारियों का समूह अरब प्रद्वीप से भारत के पश्चिमी तट से भारत आया। धीरे धीरे इनमें से कुछ व्यापारियों ने यहाँ रहना आरंभ किया। अरब लोगों ने 8वीं सदी में सिंध पर अपना शासन भी स्थापित कर लिया था। अब प्रथम अरबवासी जो भारत पर आक्रमण किया था, दाहिर प्रथम था।
जो सिंध पर आक्रमण किया था। इन्हीं के अरबों के साथ भारत में एक नया धर्म इस्लाम धर्म का आगमन होता है। धर्म में लोग यह मानते थे कि एक ही ईश्वर है, अल्लाह। ये पहले ही बता चुके हैं। हजरत मोहम्मद अल्लाह का पैगाम यानी संदेश लाने वाले पैगंबर। इस्लाम धर्म के अनुयायी मुसलमान कहलाते हैं। मुसलमान कुरान शरीफ को अपना धर्म ग्रंथ और पथ प्रदर्शक मानते हैं। अरब लोग अपने साथ अपने यहाँ की रीति रिवाज जैसे पहनावा पकवान लेकर आए। इनके प्रमुख पकवानों में पुलाव, बिरयानी, खुरमा, कोरमा, फिरनी इत्यादि प्रमुख है। कालांतर में ऐसे नए प्रभाव एवं अफगान और मुगल ले आए। अरबों का प्रभाव भारत की सीमावर्ती क्षेत्र में सक्त रहा है। इस संपर्क के ज्ञान विज्ञान वैचारिक स्तर पर सीमित आदान प्रदान हुआ। कालांतर में तुर्क, अफगान, ईरानी, मुगल ने इस देश में प्रवेश किया और भारत में अस्थायी राज्यों की स्थापना की। इसके आने से सामाजिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक जीवन में ज़्यादा व्यापक और दूरगामी प्रभाव पड़े। इनसे हमारी भाषा, रहन सहन, पोशाक, रीति रिवाज प्रभावित हुए। इनमें से एक मिली जुली परंपरा का विकास हुआ। इसे गंगा यमुनी संस्कृति, इसके बारे में विशेष रूप से प्रसिद्ध विद्वान सैयद सुलेमान नदामी ने भारत में बस गए, ये आप जानते होंगे। फिर हम देखते हैं कि इसमें कवि अबू जिलाल सिंधी ने एक अरबी गीत का उत्खनन जिसमें वो भारत की दिल खोलकर प्रशंसा करते हैं। मेरे मित्रों ने नहीं माना। ऐसी अवस्था में यह बात ठीक नहीं थी, जबकि भारत की ओर युद्ध में भारत के तीर की प्रशंसा हो रही थी। अपने प्राणियों की संगत यह वह भूमि है, जब इसमें पानी बरसता है तब उसमें उन लोगों के लिए दूध, मोती और लाल उगते हैं जो श्रृंगार से रहित है। इसकी मुख्य चीजों में कस्तूरी, कपूर, अंबर, अगर और अनेक प्रकार के सुगंधित पदार्थ उन लोगों के लिए है। फिर हम पढ़ेंगे कि इस समय स्थानीय समय धर्म में भी काफी बदलाव आया। इससे देश के बहुत सारे लोग हिंदू धर्म को मानते हैं। हिंदू धर्म मानने वाले लोग सारे देवी देवताओं की पूजा करता, उन्हें कई तरीकों से पूजते। अब हिंदू धर्म में देखे होंगे आप लोग कि कई प्रकार का 56 प्रकार के देवी देवता हैं। यहाँ 56,000 के देवी देवता हैं। उनकी सारी की पूजा अलग अलग तरीके से किए जाते हैं। अगिन कुंड देखेंगे तो हवन करेंगे एक गाना है था उसमें भी, जिसे यज्ञ कहा जाता था। जैसे एक गाना भी इस पे आया था, कहता हवन करेंगे हम। मध्य युग में हिंदू धर्म में कई बदलाव देखने को मिला। यो तो भारत में हर जगह हिंदू धर्म मानने वाले लोग प्राय, जैसे कि शिव को मानने वाले, विष्णु को मानने वाले, राम को मानने वाले, फिर कृष्ण जैसे देवताओं को मानते। लेकिन इस काल में एक तांत्रिक विचारधारा शैव मत की एक शाखा के रूप में उभरा। उसमें कपाल, खोपड़ी धारण करना तथा कपाल में ही भोजन ग्रहण करते थे। भक्ति संत वैसे दोहों पर चर्चा करते, जिसे अपने हिंदी की पुस्तक में पढ़ा था। जैसे हिंदू धर्म में देवी देवताओं के प्रति आस्था व्यक्त करने की अलग अलग तरीके या पद्धतियां संप्रदाय कहलाती है। जैसे कि आपको याद होगा कि वैष्णव संप्रदाय लोग पूरे भारत में फैल चुका था। अपने उदारवादी प्रवृत्ति तथा विष्णु के अवतार के रूप में लौकिक देवताओं की उपासना के कारण यह संप्रदाय अधिक लोकप्रिय हुआ। इसमें कृष्ण की रासलीला का बड़ा महत्व है। गुप्त काल में मातृ देवी की उपासना पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित हो चुकी थी। पार्वती, लक्ष्मी, दुर्गा, श्री काली इत्यादि अनेक रूप में शक्ति की उपासना के रूप में हो चुका था। 7वीं सदी से इस उपासना के तंत्र मंत्र का विकास बड़े पैमाने पर हुआ होगा। जैसे तंत्र मंत्र के अंतर्गत ध्यान योग, अर्चना की व्यवस्था। इस काल में समाज में ब्राह्मणों की प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। राजाओं द्वारा बड़े बड़े मंदिरों को
निर्माण में रुचि बढ़ने लगी। दक्षिण भारत के चोल शासक अपने भव्य मंदिरों के निर्माण के लिए जाने जाते हैं। इस युग में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन भक्ति की अवधारणा के रूप में हुई। फिर इस विचारधारा के संत हुए जिनका हम लोग आज भी सुनते हैं, कबीर, रैदास, रामानुज, फिर हम रैदास, नानक, रामानंद इत्यादि के संत के बारे में हम पढ़ते हैं। फिर हम जानते हैं, करते हैं, इन्हें कई तरीकों से पूछते हैं। कभी कभी अग्नि कुंड में होम भी करते, जैसे हवन करेंगे जिसे यज्ञ कहा जाता था। मध्य युग में हिंदू धर्म में भी कई बदलाव देखने को मिला। भारत में हर जगह हिंदू धर्म मानने वाले लोग प्राय शिव, विष्णु, राम और कृष्ण जैसे देवताओं को मानते, लेकिन इस काल में तंत्र का विचारधारा शैव मत की एक शाखा के रूप में उभरा। इसमें कपाल धारण करना, कपाल में ही भोजन करना करते थे। जैसा कि आपको याद होगा कि गुप्त काल में वैष्णव संप्रदाय लगभग पूरे भारत में फैल चुका था। अपनी उदारवादी प्रवृत्ति तथा विष्णु के अवतार के रूप में लौकिक देवताओं की उपासना के कारण यह संप्रदाय अधिक लोकप्रिय हुआ। इसमें कृष्ण की रासलीला का बड़ा महत्व था। गुप्त काल में मातृ देवी की उपासना पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित हो चुकी थी। पार्वती, लक्ष्मी, दुर्गा, श्री काली इत्यादि अनेक रूपों में शक्ति की उपासना प्रचलित थी। 7वीं शताब्दी में से इस उपासना में तंत्र मंत्र का विकास बड़े पैमाने पर हुआ। तांत्रिक मंत्र के अंतर्गत ध्यान, योग, पूजा अर्चना, अनेक प्रकार की आचार व्यवस्था थी। इसके अतिरिक्त इस काल में समाज में ब्राह्मण की प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई। राजाओं द्वारा बड़े बड़े मंदिरों के निर्माण में रुचि बढ़ने लगी। दक्षिण भारत के लोग, भारत के चोल शासक अपने भव्य मंदिरों के निर्माण के लिए जाने जाते हैं। इस युग में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन भक्ति की अवधारणा के रूप में ही भारत में इस विचारधारा के कई संत हुए जिनका नाम हम लोग आज भी जानते हैं। कबीर, रैदास, तुलसीदास, रामानंद इत्यादि संतों के बारे में हम जानते हैं। वैसी वस्तु जानते हैं। रैदास, नानक, रामानंद इत्यादि प्रसिद्ध संत हुए कवि थे। इनके दोहे आज भी आप आम आदमी द्वारा सुने होंगे, हिंदी की पुस्तकों को पढ़े होंगे। हम लोगों ने इस बात को समझने का प्रयास किया कि किसी कर्मकांड प्रेम, भाईचारा एवं भक्ति के द्वारा भगवान के करीब पहुंचा जा सकता है। इन भक्त संतों के सच्चे दिल से अल्लाह को प्रेम करना, धन दौलत या पद सब त्याग कर गरीब और लाचारों की सेवा करना ही धर्म है। जिला एक मुस्लिम परिवार में हुआ था। पटना के जिले के मनेर के प्रसिद्ध हजरत शरफुद्दीन अहमद प्रमुख सूफी संत थे। फिर हम देखेंगे कि नए सामाजिक और राजनीतिक समूह का उदय कैसे होता है। आपने मध्यकाल में जीवन के विविध क्षेत्र में परिवर्तन होता है। परिवर्तन ने लोगों के सामाजिक संस्कृतियों को, आर्थिक जीवन को प्रभावित करता है। सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर कई समुदाय अस्तित्व में आए। इस काल में राजपूत ने भारतीय इतिहास में एक नई शक्ति के रूप में पर्दाफाश किया। राजपूत कौन था और कहां से आए, इस पर इतिहासकार एक मत नहीं है। राजपूत शब्द के अंतर्गत केवल राजा और सामंत ही नहीं बल्कि सेनापति और सैनिक भी आते। एक अन्य समुदाय कवि और चारण का था जो राजाओं के प्रकार में उनकी दयालुता और विजय गाथाओं का गुणगान करता। इस काल में जन्म लेने वाले अनेक जाति जैसे सामाजिक क्षेत्र में भी सक्रिय रहा। राजाओं के दरबार में मुख्यतः लिखने का, पढ़ने का कार्य करने वाले कायस्थ जाति भी इसी काल में प्रकाश में आई। इसके अलावा सिख, जाट इत्यादि समुदाय भी राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण रहे। फिर हम देखेंगे कि नए सामाजिक और राजनीतिक समूहों का उदय। आज आपने देखा कि मध्यकाल में जीवन के विविध क्षेत्रों में परिवर्तन हुआ। इन परिवर्तनों ने लोगों के सामाजिक, सांस्कृतिक और जीवन को प्रभावित किया। सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर कई समुदाय अस्तित्व में आए।
इसी काल में राजपूतों ने भारतीय इतिहास में एक नई शक्ति के रूप में पर्दाफाश किया। राजपूत कौन थे और कहां से आए, इस पर इतिहासकार का एक मत नहीं है। राजपूत शब्द के अंतर्गत केवल राजा और सामंत ही नहीं बल्कि सेनापति और सैनिक भी आते हैं। इनके अन्य समुदाय कवि और चारण गाथा जो राजाओं के प्रकर्म, उनकी दयालुता और विजय गाथाओं का गुणगान करता है। इस काल में जन्म लेने वाले अनेक जातियां सामाजिक क्षेत्र में भी अब भी सक्रिय है। राजाओं के दरबार में मुक्त लिखने पढ़ने का कार्य करने वाले कायस्थ जाति भी इसी काल में प्रकाश में आई। इसके अलावा सिख, जाट आदि समुदाय भी राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हुए। फिर हम आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन के बारे में देखते हैं तो प्रौद्योगिकी में परिवर्तन के फलस्वरूप खेती योग्य भूमि की तलाश हो रही थी। जंगल काटे जा रहे थे। जंगलों में रहने वाले वनवासी में जंगल को छोड़ना पड़ रहा था। कुछ वनवासी जंगलों को खेती योग्य भूमि बनाने में जुट गए। वे किसान बन गए। धीरे धीरे उनके जीवन में जटिलता आने लगी। किसानों को ये नया समूह क्षेत्रीय बाजार, मुखिया और पुजारी मठ और मंदिरों से प्रभावित होने लगे। किसानों के बीच सामाजिक और आर्थिक अंतर दिखाई पड़ने लगा। उनके बीच ऊंची नीच की भावना पनपने लगी। वे जातियों उपजातियों में विभाजित होने लगे। ये जातियां स्वयं अपना नियम बनाती थी। इन नियमों का पालन बड़े बुजुर्गों की एक सभा करवाती थी, जिसे इलाकों में जाति पंचायत कहा जाता था। ऐतिहासिक स्रोत के बारे में जाने। इतिहास को जानने के साधन। इतिहासकार अतीत की घटनाओं का अध्ययन करता है और इस काम में विभिन्न साधनों का उपयोग करता है। ऐसे सभी साधन स्रोत कहलाते। पिछली कक्षा में भी आपने ऐतिहासिक स्रोत के बारे में एक समझ विकसित की थी। इन स्रोतों में लिखित रचना अथवा पांडुलिपि, अभिलेख, सिक्का, भानवेश, चित्र इत्यादि शामिल है। प्राचीन काल की तुलना में मध्यकाल में इन स्रोतों की संख्या में वृद्धि हुई और इसमें विविधता भी आई। प्रधानता लिखित सामग्री की ही रही। जैसे कि आप जान चुके हैं कि 13वीं शताब्दी से भारत में कागज का प्रचलन व्यापक ढंग से होने लगा था। इस काल में लिखी गई पांडुलिपियों प्रशासन संबंधी अन्य प्रपत्र, अभिलेख कार्य में पुस्तकालयों में सुरक्षित है। फिर इस काल की अनेक घटनाओं की जानकारी हमें अभिलेखों से प्राप्त होती है। अभिलेख प्रायः पत्थर, चट्टान और ताम्रपत्र पर लिखे जाते थे। हमारे देश के बहुत सारे मंदिर, मस्जिद और गांवों में अभिलेख आज भी है। इस काल के स्रोतों में पांडुलिपियों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है, जिससे तत्कालीन इतिहास को जानने में मदद मिलती है। पांडुलिपि हस्तलिखित सामग्री है। जैसे कि आप जानते हैं कि आरंभ में तरपत्ता और भोजपत्रों पर यह लिखी जाती थी, बाद में कागज पर लिखे जाने लगी। अब हम कागज का विकास सबसे पहले 1000 एडी में हुआ। कहाँ, कौन से देश में? तो चीन में। अब बिहार शब्द का प्रयोग किसने किया? तो मिन्हाज ए सिराज। हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके लिए, कौन शासक किए? तो बाबर किए। औरंगजेब के शासनकाल ऐते ऐते पूरा विस्तार होने लगा। अब बिहार को प्रांत के रूप में किसने स्थापित किया? तो कहेंगे कि अकबर ने किया। बिहारी अर्ज का नाम किसने दिया था? बौद्धों ने। ये सब आप याद रखिएगा। हर्षवर्धन के कुछ रत्नावली, कादम्बरी, ये सब किसकी रचना है? तो बाणभट्ट की रचना है। तो बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? तो हम कहेंगे कि हर्षवर्धन का। अब हर्षवर्धन के शासन काल में कौन से चीनी यात्री आए थे भारत? तो हेनसांग। ये सब आप छोटी मोटी जानकारियां आप याद रखिएगा। इससे क्या होगा कि आपका नॉलेज में परिवर्तन होते जाएगा। धीरे धीरे आपकी रुचि बढ़ते जाएगी। प्रस्तुत फरमान जो औरंगजेब के शासनकाल से संबंधित शेख फैजुल्लाह नामक व्यक्ति को प्रदान किया गया था, जिसे स्पष्ट आदेश है कि उस क्षेत्र के समस्त कृषि योग्य और अन्य भूमि से प्राप्त राजस्व और अन्य उत्पाद पर शेख फैजुल्लाह के कुल वंश का नियंत्रण होगा। इसकी मूर्ति के उपरांत उसके उत्तराधिकारियों का होगा। इस फरमान से जागीरों को आनुवंशिक बनाने का महत्वपूर्ण साक्ष्य प्राप्त होता है। उन दिनों छपखाने नहीं थे, इसलिए लिपि का और नकल
उन पांडुलिपियों की प्रतिकृति तैयार करते थे। कालांतर में पांडुलिपि की प्रतिलिपियां बनती गई जो तुलनात्मक रूप से एक दूसरे से काफी भिन्नता होने लगी। आधुनिक पटना स्थित खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी मध्यकालीन भारतीय इतिहास को जानने में समझने का प्रमुख स्रोतों का केंद्र है। याद रखिएगा खुदा खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी खुदा बख्श लाइब्रेरी कहाँ में स्थित है तो कहेंगे पटना में। पटना में कहाँ? पटना में स्थित है। इसमें भारतीय इतिहास को जानने में समझने के प्रमुख स्रोतों का केंद्र है। इसमें अरबी तथा फारसी में लिखी गई विज्ञान संबंधी ऐसी पुस्तक जिनमें मध्य युग इतिहास और संस्कृति के बारे में मौलिक जानकारियाँ प्राप्त होती है। उस समय की कई पुस्तक सचित्र होती है। यह चित्र अक्सर किताब के पूरे पन्ने में छोटे छोटे चित्रों के रूप में सजे होते। इन लघु चित्रों को मैनिएचर कहते हैं। लघु चित्रों को मुगल दरबार एवं उत्तर और दक्षिण भारत के राजपूत राजाओं के दरबार में महत्वपूर्ण स्थान मिला। इन चित्रों में अधिकतर शाही दरबार, शिकार और लड़ाई के मैदान का चित्रण होता था। इस काल में अनेक साहित्यिक ग्रंथों की रचना हुई। कलहन की राजतरंगिणी, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि कलहन की राजतरंगिणी किसकी पुस्तक है? कलहन की। इस पुस्तक की पहली ऐतिहासिक रचना है जिसमें कश्मीर के इतिहास का वर्णन करता है। यहाँ से पूछ सकता है कि कश्मीर के इतिहास का वर्णन कौन सा पुस्तक करता है तो कलहन की राजतरंगिणी। अलबरूनी की पुस्तक कौन सा है? तहकात ए हिंद, तारीख उल हिंद उस समय के समाज, धर्म, रीति रिवाज इत्यादि पर विश्व प्रमाणिक जानकारी मिलता है। ये सब पूछे हुए क्वेश्चन है। जैसे कलहन की राजतरंगिणी हो गई, फिर कश्मीर के बारे में, इतिहास के बारे में ये जानकारी देता है। अलबरूनी की पुस्तक तहकात, फिर जौसी की रचना शाहनामा, ये सब फिर जौसी की रचना शाहनामा, तारीख उल हिंद उस समय के समाज, धर्म, रीति रिवाज इत्यादि पर विस्तृत प्रमाणिक जानकारी मिलती है। जैसे मिनहाज उस सिराजकृत तवाख्ते नसरी में मोहम्मद गौरी व मुगल वंश शासन पर विस्तृत चर्चा मिलती है। जियाउद्दीन बरनी की पुस्तक तारीख फिरोज शाही, जिया वर्नी की पुस्तक कौन सा है? तारीख फिरोज शाही। ये याद रखें। तुगलक वंश के राजनीतिक घटना, शासन प्रबंध, सामाजिक स्थिति का वर्णन किया गया। अब्दुल फजल के अकबरनामा, अब्दुल फजल का कौन सा पुस्तक है? अकबरनामा में अकबर के शासनकाल का प्रशासक एवं राजनीतिक का चित्रण है। इसके अतिरिक्त हम और भी कई पुस्तकें इस काल की जानकारी के प्रमुख स्रोत है। यात्रियों के वृत्तांश भी इस काल में इतिहास के अध्ययन में सहायक होता है। इसमें सबसे प्रसिद्ध रचना अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता का रेहला, आपने रेहला पुस्तक है, नाम सुना होगा। इब्न बतूता मरकज मोरक्को का निवासी था। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। फिर हम पहले तो हम राजतरंगिणी, कलहन की रचना राजतरंगिणी जानेंगे। अलबरूनी की रचना याद रखेंगे। फिर जौसी की रचना हम याद रखेंगे। इब्न बतूता का हम याद रखेंगे। मुगल मोहम्मद बिन तुगलक का जन्म विस्तृत रूप से अफ्रीका हिंदुस्तान आया और लगभग 14 वर्ष तक रहा। इस आबादी के दरमियान उसने यहाँ के सामाजिक, आर्थिक, प्रशासनिक व्यवस्था पर व्यापक प्रकाश डाला। सिक्कों के माध्यम से भी शासकों की तिथि क्रम को समझने में सहायता मिलती है। ये सिक्के सोना, चांदी, तांबा इत्यादि के बने होते थे। इन सिक्कों से शासकों के राज्यारोहण, साम्राज्य विस्तार, पड़ोसी शासकों के साथ संबंध एवं उनकी आर्थिक समृद्धि के बारे में पता चलता है। तुगलक शासकों में विशेषकर मोहम्मद बिन तुगलक के सिक्के बड़ी संख्या में मिले। अपने राज्य में सासाराम के शासक शेरशाह सूरी ने चांदी के सिक्के से लाए। इसे आप आज भी संग्रहालय में जाकर देख सकते हैं। अब शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है तो सासाराम में है। इस काल में शासकों के शासनकाल में काल निर्मित अनेक भव्य मंदिर, मस्जिद, मकबरा व किलों से इस काल के धार्मिक जीवन तथा आर्थिक समृद्धि और वास्तुकला की जानकारी मिली है। इनमें से कई इमारत जैसे दिल्ली का लाल किला,
आगरे का ताजमहल, खजुराहो के मंदिर को आप आज भी देख सकते हैं। इस काल में बिहार की वास्तुकला का इतिहास भी स्मरणीय है। शेर शाह का सासाराम, रोहतास जिला स्थित मकबरा हिंदू मुस्लिम आधिपत्य के सम्मिश्रण का एक सुंदर नमूना। मनेर में मखदूम शाह दौलत का समाधि भवन भी एक उच्च कोटि के कला का एक उदाहरण प्रस्तुत करता है। मध्यकाल में बिहार में निर्मित मंदिर में पटना से 18 मील की दूरी पर स्थित बैकटपुर का शिव मंदिर, जिसके लिए राजा मानसिंह ने आर्थिक सहायता प्रदान की थी, प्रसिद्ध है। रोहतासगढ़ में निर्मित हरिश्चंद्र मंदिर के निर्माण का यश भी राजा मानसिंह को ही प्राप्त है। जरा सोचिए, इतिहास लेखन में इतिहासी इन स्रोतों की मदद कैसे लेते हैं। इतिहासकार इन स्रोतों की मदद से बिना किसी भेदभाव के एक क्रमिक सर्वमान्य समझ बनाने की कोशिश करते। बीते हुए समय के बारे में कभी कभी इतिहासकार को विचलित परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, खासकर जब किसी एक ही व्यक्ति या घटना के संदर्भ में अलग अलग मत रहते हैं। आइए इसे एक उदाहरण द्वारा समझने का प्रयास करें। 1328 में दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने एक आदेश जारी किया। उसने दिल्ली के निवासियों को आदेश दिया कि वे दिल्ली से दूर दक्षिण में दौलताबाद जाकर बसे। उस समय के दो इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी और रेशमी ने सुल्तान की राजधानी परिवर्तन की घटना को अपनी किताबों में वर्णन किया है। जैसे जियाउद्दीन बर्नी ने अपनी पुस्तक तारीख-ए-फिरोजशाही में लिखा है, एक योजना सुल्तान के दिल में आई कि दौलताबाद की राजधानी बनाया जाए। यह इसलिए क्योंकि दौलताबाद उसके साम्राज्य के मध्य में देहाली, गुजरात, लखनौती, तिलंग, मवाड़, द्वार समुद्र तथा कंपीला इस शहर से लगभग समान दूरी पर स्थित है। इस विषय में उसने किसी से परामर्श नहीं किया। उसने अपना आदेश दिया कि उसकी अपनी माँ और उनके राज्य के सारे बड़े अधिकारी सेनापति अपने सहायक और विश्वास पत्रों के साथ दौलताबाद की ओर चले। दौलता दरबार के हाथी घोड़े, खजाना तथा बहुमूल्य वस्तुएं दौलताबाद भेज दिए जाए। इसके पश्चात सूफी संत और आलिमा तथा देहाली के प्रतिष्ठित और प्रसिद्ध लोग में एक साल बाद सुल्तान देहाली लौटा। उसने आदेश दिया कि देहाली तथा वालों के घर उनसे मिले लिए जाए। इन घरों की कीमत खोजने से दौलताबाद जाने वालों को दे दिया जाए ताकि वे यहाँ जाकर अपने लिए घर बनवा ले। शाही आदेश अनुसार देहाली तथा आसपास के निवासी दौलताबाद की ओर भेज दिए गए हैं। देहाली शहर इस प्रकार खाली हो गया। कुछ दिन तक दिल्ली के सारे दरवाजे बंद रहे। शहर में कुत्ते बिल्ली तक न रह पाया। देहाली के निवासी 2 वर्ष से वहां रहते चले आ रहे थे। लंबी यात्रा के कष्ट रास्ते में ही मर गए। बहुत से लोग जो कि दौलताबाद पहुंचे अपनी मातृभूमि से बिछड़ने का दुख सहन नहीं कर सके। वे वापस होने की इच्छा में मर गए। सुल्तान ने देहाली से जाने वाली प्रजा को अत्यधिक इनाम दिए। वह प्रदेश के कष्टों को सहन न कर सकी। इसके बाद दूसरे प्रदेशों में आलिमा, सूफी, प्रतिष्ठित व्यक्तियों को लाकर देहाली में बसाया, मगर इस प्रकार लोगों के आने से देहाली आबाद न हो सकी। लगभग 5-6 साल बाद सुल्तान ने आदेश दिया कि जो भी दिल्ली लौटना चाहता वह लौट सकता है। कुछ लोग लौट गए,
मगर बहुत से परिवार दौलताबाद में ही बस गए। किताब फुतूह साल 3 में लिखा सुल्तान देहाली तालों पर संदेश था और वह उनके लिए मन में विष छिपाए रहता। उसने गुप्त रूप से एक कुत्सित योजना बनाई कि 1 महीने में देहाली का विनाश कर दिया जाए। उसने सूचना कराई कि जो कोई सुल्तान का हिस्सेती हो वह दौलताबाद की ओर प्रस्थान करे। जो कोई इस आज्ञा का पालन करेगा उसे अत्यधिक संपत्ति मिलेगी। जो कोई इसका पालन न करेगा इसका सिर काट डालेगा। उसने आदेश दिया कि देहाली में आग लगा दिया जाए और सभी लोगों को नजर से सभी लोग बाहर निकाल दिया जाए। प्रदेश वाली स्त्री तथा एकांतवासियों को उनके घर से बाल पकड़कर निकाला गया। इस प्रकार वे लोग देहाली से निकले। मेरे दादा भी इसी शहर में रहते थे। उनकी उम्र 90 वर्ष थी। वह एकांतवासी संत थे। वे कभी अपने घर से नहीं निकलते थे। वे पहले पड़ाव में ही मर गए। उन्हें नहीं दफन कर दिया गया, वहीं दफन कर दिया गया। सभी बूढ़े, युवक, स्त्री, बालक यात्रा करने के लिए विवश थे। बहुत से बालक दूध के बिना मर गए। अनेक लोगों ने प्यास के कारण प्राण त्याग दिए। वो काफिर में ऐसे अत्यधिक कठिनाइयां सहन करके केवल 10वां भाग ही दौलताबाद पहुंच सका। सुल्तान ने इस तरह एक बसा हुआ शहर नष्ट कर डाला। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कहा जा रहा है, जब देहाली में कोई न रह गया तो सारे द्वार बंद कर दिए गए। सुना जाता है कि कुछ समय बाद अत्याचारी बादशाह ने आसपास के गांवों के लोगों को बुलाकर देहाली को बसवाया। तोतों और बुलबुलों को बाग से निकालकर कौओं को बसा दिया गया। न जाने सुल्तान को किस प्रकार उन निर्दोष लोगों पर संदेह उत्पन्न हो गया कि उसने अनेक पूर्वजों की नींव उखाड़ डाली। आज तक उनकी संतानों की विनाश तालीन है। आपके ध्यान में यह बात आ गई कि होगा कि मोहम्मद की तुलना योजना के बारे में कुछ बातें ऐसी है जिस पर बर्नी और स्मिथ दोनों इतिहासकार एक मत रखते हैं। जैसे सुल्तान ने लोगों को देहाली और दौलताबाद जाने का आदेश दिया, पर देहाली से दौलताबाद जाने की घटना के बारे में बर्नी कई ऐसी बातें लिखा है जो लिखता है। जैसे बर्नी लिखता है कि सुल्तान अपने राज्य में राजधानी बीचों बीच बनाना चाहता है, इसलिए उसने लोगों को दौलताबाद भेजा। पर एसामी के अनुसार सुल्तान के मन में ऐसा विचार नहीं था। आमी अनुसार सुल्तान लोगों को कष्ट देना चाहता था, इसलिए उसने देहाली भेजा। यह हमारे लिए परेशानी की बात है। अब हम कैसे जान सकते हैं कि सुल्तान के वास्तव में क्या विचार था? इस विषय में हम निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकते। ऐसी घटनाएं बहुत सारे हमारे सामने आती है। जो बातें दोनों लिखते हैं उनके हम सोच सकते हैं कि वे जरूर हुई होगी, पर जो बातें एक ही व्यक्ति कह रहा है उनके बारे में हम झट से यकीन के साथ नहीं कह सकते कि वे जरूर हुई होगी। बीते हुए समय के बारे में जब इतिहासकार आज लिखते हैं तो वे अक्सर कठिनाइयों से जूझते हैं। बीते समय के बारे में कुछ बातें तो पक्की तरह से कही जा सकती है, पर बहुत सी बातों के बारे में पक्की तरह से नहीं कहा जा सकता। ऐसे परिस्थिति में इतिहासकार अन्य स्रोतों को ढूंढते हैं। समय के साथ इतिहास को समझना। इतिहासकार इतिहास अतीत को समझने के लिए इसे समान विशेषता रखने वाले कुछ बड़े बड़े हिस्सों, युग या कालों में बांट देते हैं। पिछले कक्षा में जो आपने इतिहास पढ़ा था उसमें प्राचीन समाज के कई प्रकारों का समावेशन था।
इस कक्षा में जो इतिहास आप पढ़ेंगे उसे प्रायः मध्यकालीन इतिहास कहा जाता है। हमने ईसा की 8वीं सदी के मध्यकाल का आरंभ तथा 18वीं सदी को उसका अंत मान लिया। ऐसा क्यों? जब आप इस पुस्तक को पढ़ेंगे तब देखेंगे कि 8वीं शताब्दी के आसपास भारत के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक जीवन में काफी परिवर्तन हो रहे थे। सामाजिक नियम, धर्म, भाषा, कला इत्यादि जीवन के सभी क्षेत्र को इन परिवर्तनों ने प्रभावित किया। इस प्रकार हम देखते हैं कि 8वीं शताब्दी के आसपास भारत के इतिहास में एक नया युग आरंभ होता है। नए विचारों से समाज के सभी व्यक्ति एक साथ प्रभावित नहीं होते हैं। भारत के इतिहास में कुछ परिवर्तन 8वीं सदी से पहले ही आरंभ हो गए थे, पर देश के कुछ भागों में उनका प्रभाव कुछ समय बाद ही अनुभव किया गया। इसलिए सामान्य व्यक्ति से देखते हुए हम कह सकते हैं कि नए विचारों की शुरुआत 8वीं सदी से और 18वीं सदी आते आते फिर अनेक परिवर्तन दिखने लगे। इसी कारण मध्यकाल का अंत हुआ, आधुनिक युग का आगमन लगभग 18वीं शताब्दी को मानते हैं। इन 1000 वर्ष के दौरान इस महाद्वीप के समाज में प्राय नए नए परिवर्तन होते रहे। इस पुस्तक में जो आप पढ़ रहे हैं वो इसकी तुलना पिछली कक्षा में की गई है बातों से करने की कोशिश करें।